तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया था और आपसे वादा भी किया गया था कि आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है वो सब आप सब लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ और आपने बोला था, आपका वादा पूरा हुआ। और एक बार आप लोग थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में चेक कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या सिलेबस में रहेगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आरपीएफ का आपको पता ही है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं। यस। उसके बाद उसमें दो पोस्ट अभी मतलब हाल ही फिलहाल में आई हैं। अगर आप को इन फ्यूचर अगर कोई तैयारी भी करना चाह रहा है तो उसके लिए भी हैं, और बाकी अभी जो नए बच्चे हैं जो मतलब अभी जो भरे हैं वो भी फॉर्म फिल कर किए हैं, जो फॉर्म फिल किए हैं वो भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी मुझे उम्मीद है आप सब कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे, या करते भी होंगे, कर रहे होंगे, या करने वाले होंगे। ठीक है। तो आपको पता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो होता है आरपीएफ में सबसे अहम रोल अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का है। रीजनिंग, हाँ सही। अब मैं आपको बता दूं, जैसे एसआई सब इंस्पेक्टर, उसके बाद कांस्टेबल, दो चीज़ें आई हैं जिसमें आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि लगभग 120 क्वेश्चन रहते हैं। ओके। अब 120 क्वेश्चन, वेट थोड़ा सा करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, 120 क्वेश्चन में आप सब लोगों को बता दूं टोटल कितने हैं। 120 क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको बता दूं 35 क्वेश्चन मैथ के हैं। आप सभी लोग जानते होंगे 35 क्वेश्चन जो क्या है, मैथ का है। 35 क्वेश्चन मैथ का, और 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। आप सभी लोग जानते हैं, यानी टोटल अगर एक तरह से हम देखें तो टोटल लगभग 70 क्वेश्चन हो गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। आप समझ सकते हैं, अगर आप बढ़िया तरीके से अगर आप मैथ पढ़ लिए और रीजनिंग पढ़ लिए तो समझ लीजिए 70 सवाल आपका ना एकदम आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब बचा 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन में आप सबको पता है जीके है, उसके बाद है जीएस, यानी जीके जीएस है। आप सब लोग जानते हैं जीके जीएस, उसमें सीए भी हो सकता है, जीएस को सीए भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों ये अहम रोल है, आप सब लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा कोई एडवांस चैप्टर भी नहीं है। ठीक है। आपके सिलेबस में बस एक ही है, वो क्या है, मेंसुरेशन। आप सब लोग जानते हैं मेंसुरेशन में आपको 2D भी बताया जाएगा और 3D भी बताया जाएगा। 2D और 3D बताया जाएगा। बाकी मैं लगभग आपका मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों लेकर चलूँगा। बाकी भविष्य में अभी कुछ टीचर्स हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, अगर जल्दी ही वो फ्री हो जाते हैं तो आपका क्लास फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है। जो भी आपका जो भी सिलेबस में और कोई चीज़ रहेगा, जैसे आपको पता है बायोलॉजी है, उसके बाद और भी हैं, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जहाँ भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो इस मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मतलब महारत एक हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको पता है मेंसुरेशन में आपको ये आयत की लंबाई चौड़ाई, जिसमें मतलब वो आपको पता है परिमाप निकालना होता है, एरिया। तो इसी मेंसुरेशन में यही सब चीज़ें हैं, विकर्ण है। तो ये थोड़ा सा एडवांस चैप्टर है, तो इसके बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी मैं आप सबसे बता दूं, एक मिनट, हाँ। अब जैसे देखिए, उसमें सबसे पहला आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम। आप सब लोग जानते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, अब आप सब लोग जानते हैं संख्या पद्धति में क्या क्या है। संख्या पद्धति में मेरे प्यारे बच्चों
संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मेरे प्यारे बच्चों ये अपने आप में ना बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपसे बता दूं संख्या यानी मतलब संख्या पद्धति ये बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बहुत बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ठीक है। और इसमें ज़्यादा एडवांस तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग यानी ज़रूरी नहीं है कि जैसे आरपीएफ के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी अदर भी बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चंस बताया जाएगा, जो भी चैप्टर है वो लगभग हर ऑल वन डे एग्जाम को लेकर के बनाया गया है, ठीक है ना। वो सबका इसमें कवर अप होता जाएगा, ठीक है। तो चिंता का कोई विषय नहीं इसमें। सबसे पहले आप सबको थोड़ा समय एक क्वेश्चन आप सब लोगों से करना चाहूँगा। जैसे हम सब लोग समझते हैं जीरो, ठीक है ना, लगभग सभी लोग जानते हैं जीरो के बारे में। तो हमें ये बताइए जीरो क्या है। जीरो एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है, क्या है जीरो? यानी जीरो मैं आप सब लोगों से पूछा हूँ, जीरो ये कौन सी संख्या, ये क्या है? इसको एक कौन से किस में, नेचुरल नंबर में आता है, होल नंबर में आता है या इंटीजर में आता है? और आप सब लोग जानते हैं नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, हिंदी। और होल नंबर की जो हिंदी होती है पूर्ण संख्या, इंटीजर का यानी पूर्णांक, ठीक है। तो जवाब आप सब लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आप सब लोग से बता दूं, जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये नहीं हमारा प्राकृतिक संख्या, ये नहीं है। जीरो हमारा होल नंबर है और क्या है, इंटीजर है। यानी हमारा प्राकृतिक संख्या ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या आप सब लोग जानते हैं, ये इसको हम एक तरह से गिनती की काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, यानी गिनती की संख्या भी बोलते हैं। जैसे अगर आगे जैसे मान लीजिए अगर कोई जो एक मान लीजिए आदमी अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा था, कुछ काम पड़ गया था। चलिए फिर से मैं रिकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम में हम लोग थे, जैसे बताया था आपका नेचुरल नंबर, यानी जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है और इंटीजर है, यानी पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ठीक है। जैसे अब जीरो का आप सब लोग जानते हैं, ये जीरो आप सब लोगों को पता है इसके जो खोज करता है कौन है, ठीक है, लगभग सभी लोगों को पता होगा। जैसे जीरो की जो खोज करता है आप सब लोगों को पता है, हमारे बहुत ही महान वैज्ञानिक हमारे जो देश के हैं, ठीक है ना, बिहार राज्य के जिला पटना में एक जिला पटना में जैसे कुसुमपुर एक गांव है शायद, हाँ कुसुमपुर वहीं के वो रहने वाले हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है ना, और आप सभी लोग जानते होंगे उनको, ठीक है। वो जीरो को मतलब खोजे भी थे, यानी हमारे इस नंबर सिस्टम में अगर कहा जाए एक तरह से जीरो का जो अहम रोल बताया जाता है, अगर वो नहीं होते तो आज लगभग बताया जाता, आज जो भी होता वो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन जो बताया गया है कि जैसे काउंटिंग पहले एक से ही शुरू होती थी, लेकिन जब ये समझ लीजिए कि एक मानव निर्मित है, ठीक है, जीरो मानव निर्मित है, यानी मानव ने बनाया इसको। मानव बनाने का मतलब यह है कि जैसे उन्होंने खोज किया, ठीक है, और ये अहम रोल है एक तरह से देखा जाए तो इसका, ठीक है। बाकी उन्होंने दशमलव की थ्योरी भी दी थी, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है कि जो भी सिलेबस होता है आप सबका, उसमें से यानी पूछता कैसे, अगर आप प्रीवियस पेपर अगर देखेंगे आप लोग ना, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये केवल इतना ही पूछता है, ठीक है ना, ये केवल इतना ही पूछता है। लेकिन हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, हम लोग उसका दायरा हमारा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर वो इतना पूछ रहा है, अगर हम इतना बताएंगे ना, तो समझ लीजिए कि जो एक क्वेश्चन लोग बोलता है ना, एक क्वेश्चन आप सब लोगों को नहीं छूटेगा, ठीक है ना, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं। अगर देखिए कहने का मतलब है, अगर बहुत करेगा तो यहाँ तक आएगा, बहुत करेगा तो यहाँ तक, लेकिन ये वाला बॉर्डर है क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है।
बाकी हम चलते हैं अब बताते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे नंबर सिस्टम में और क्या है, मैं आपको पहला बता दूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, आप सब लोग जानते होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्या का वर्गीकरण। यानी ये आप सबको बता दूं, देखिए नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, अभी केवल नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्या का वर्गीकरण। उसके बाद मैं आप सब लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रैक्शन यानी गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद आता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो आप सब लोग जानते हैं, इसका जो हिंदी होता है शून्यों की संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप सब लोग जानते हैं इकाई का अंक होता है, इकाई अंक होता है, ठीक है। जस्ट उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है अभी अभी और कुछ है, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपका आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें होता है शेषफल प्रमेय। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोगों को बता दूं, बोर्ड मास आता है। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल एंड फ्रैक्शन। यहां तक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यानी अभी आप सब लोग घबराए नहीं, ठीक है ना। अभी आपको पता है जो नंबर सिस्टम है इसमें बहुत सारे अभी बाकी हैं, ठीक है ना, टॉपिक में बहुत सारे हैं। हाँ साथियों देखिए, जैसे आपको इसमें बताया हूँ शेषफल प्रमेय, उसके बाद जस्ट आपको बताया हूँ सरलीकरण, फिर आप आता है घातांक तथा करणीय। उसके बाद आता है आपका एलसीएम एचसीएफ, आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लसा मसा बोलते हैं, लसा और मसा भी बोलते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपका आता है एपी जीपी एंड एचपी, ठीक है। तो लगभग सभी लोग जानते हैं एपी का होता है समांतर श्रेणी, उसके बाद आता है गुणोत्तर श्रेणी, फिर आता है हरात्मक श्रेणी, ठीक है। जैसे मैं आप सब लोग बता दूं, एपी का फुल फॉर्म आप सब लोग जानते हैं
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जीपी का होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद एचपी का होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जिसको हम लोग अगर सही ढंग से देखें तो जैसे इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, जैसे अंकगणितीय प्रगति, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको जीपी को जानते हैं ज्यामितिक प्रगति, फिर उसके बाद जानते हैं हार्मोनिक प्रगति, ठीक है। ये तो रहा आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं आप सब लोगों को बता दूं, अब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, ठीक है। ये तो केवल नंबर सिस्टम का है, ये जितना मैं आप सब लोगों को दिखाया हूं लगभग, वेट थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, यहाँ से आप सबका क्या है, ये टोटल नंबर सिस्टम का है, ठीक है। नंबर सिस्टम चलते चलते आ रहा है, उसके बाद यहाँ तक आपका एपीजीपी एंड एचसीपी, यहाँ तक आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ अगले टॉपिक पर, ठीक है। यहाँ तक आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर चलेगा अरिथमेटिक, चलेगा क्या, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक यानी अंकगणित, ठीक है। उसके देखिए अब अरिथमेटिक में हम क्या पढ़ाएंगे, ये चीज समझिए। अरिथमेटिक में आप सब लोगों का क्या चलेगा, सबसे पहले चलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक। उसके बाद चलेगा मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। जस्ट उसके बाद चलेगा मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप, फिर उसके बाद चलेगा एवरेज, जस्ट उसके बाद चलेगा एज, एज के बाद चलेगा मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क, फिर उसके बाद चलेगा पाइप एंड सिस्टर्न्स, पाइप एंड सिस्टर्न्स। फिर जस्ट उसके बाद चलेगा मेरे प्यारे बच्चों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें आपका ट्रेन का भी चल जाएगा, ठीक है। जस्ट उसके बाद फिर चलेगा परसेंटेज, फिर उसके बाद चलेगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, वेट, अब जस्ट उसके बाद चलेगा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद चलेगा मेरे प्यारे बच्चों सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जस्ट आपका मेरे प्यारे बच्चों चलेगा डीआई, ठीक है। डीआई, अब डीआई में जैसे आपका थोड़ा सा आप लोग समझ लें, डीआई में आपका क्या रहेगा, डीआई में चलेगा आपका बार ग्राफ, उसके बाद जस्ट चलेगा मेरे प्यारे बच्चों लाइन ग्राफ, फिर उसके बाद चलेगा
टेबल ग्राफ, वेट मेरे प्यारे बच्चों रुकिएगा, टेबल ग्राफ, लिखावट पर मत जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं नया हूँ, ठीक है। नया का मतलब जैसे हमने जो लिखने वाला सिस्टम है, और अभी फ़िलहाल में हमारा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है, इस वजह से मोबाइल से ही क्लास ले रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। उसके बाद आएगा हिस्टोग्राफ, उसके बाद आपका मेरे प्यारे बच्चों जस्ट आ जाएगा पाई ग्राफ, सॉरी पाई ग्राफ करें, पाई चार्ट, ठीक है। ये तो रहा आपका DI में, ठीक है। जस्ट उसके बाद लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला आप सब लोग जानते हैं जो एडवांस टॉपिक है, एडवांस टॉपिक में आपको बताया मेंसुरेशन, ठीक है ना। ये हमारा, ये लास्ट में चलाएंगे हम इसको, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है, इसको समझ लीजिएगा। मेंसुरेशन में आपको पता है, मेंसुरेशन में आपको 2D भी चलेगा और 3D भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और रही बात, आप सब लोग जानते हैं इसमें एक चीज़ बताया गया था जीरो के बारे में, जीरो हमारा अहम रोल कैसे निभाता है आप सभी लोग जानते हैं। जिसमें एक सवाल मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ जीरो को लेकर के, यानी अब हमें ये आप बताइए कि जीरो यानी क्या है। ये मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूर्णांक है या नेगेटिव पूर्णांक है, बताइए। यानी धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, बताइए। इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग एक बार कमेंट में फिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आप सब लोग बता दूं कि ये न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये है साथियों, इसको हम, इस जीरो को हम उदासीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये हमारा उदासीन है, क्या है, उदासीन। एक जस्ट एग्जाम्पल मैं इस पर देना चाहूँगा एक बार फिर से। जीरो एग्जाम्पल के जैसे आप सब लोगों को पता है, जैसे एक होता है मेल, ठीक है, और एक होता है फीमेल, समझ में आया। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। एग्जाम्पल के लिए अगर छोटा बच्चा एक बॉय है, ठीक है, तो वो मेल की तरफ जा सकता है, और एक बच्ची छोटी है तो वो फीमेल की तरफ जा सकती है। लेकिन एक बीच में आता है ट्रांसजेंडर, ठीक है, जिसको हम कई नाम से, किन्नर नाम से भी जानते हैं। तो वो न मेल की तरफ जाएगा न ही फीमेल की तरफ, वो बीच में ही रहता है। तो एक तरह से उदासीन हुआ है। तो उसी लिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये जीरो क्या है, उदासीन है। ये न तो, मैं आपको बता दूं, न तो धनात्मक की तरफ जाएगा, सॉरी वेट, न तो धनात्मक की तरफ जाएगा और न ही ऋणात्मक। और आप सबको पता है आपके दाएं साइड धनात्मक होता है और बाएं साइड ऋणात्मक, यानी राइट धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, यानी और लेफ्ट क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमें लग रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि जीरो, जीरो बताइए ये हमारा समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, बताइए। मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर आप सब लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप सब लोग बता दूं, ये जीरो हमारा विषम पूर्णांक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। सम पूर्णांक हमेशा होगा, ये हमारा सम पूर्णांक में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, आप विषम संख्या कौन सा होता है, विषम कहाँ से शुरू होता है, 1 3 होता है ना, 5 7, ये सब विषम है। 9 11 13
15, ये सब क्या है, विषम है। लेकिन सम में क्या होता है, सम में देखिए 2 4, यहाँ पर मैंने बताया 0 भी हो सकता है, लेकिन 2 4 6 8 10, ये 0 देखिए, ये 0 कब होता है, जब जैसे वो जैसे इसको सम में लाया जाता है, ये सम पूर्णांक है। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए किसी भी संख्या, यानी मतलब किसी भी अंक, यानी 1 से लेकर के 0 से लेकर के, यानी 1 से लेकर के 9 तक, अगर इतना संख्या है, इसमें अगर लास्ट में 0 लग जाए तो उस टाइम 0 का महत्व बन जाता है, ठीक है। यानी 0 वहाँ भी पूर्णांक होता है, यहाँ भी पूर्णांक है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा सम पूर्णांक में 0 आता है, और ये विषम में कभी नहीं आता है। विषम का मतलब, अगर विषम वैसे ही नहीं आएगा, जब भी 0 लगेगा तो सम बन जाएगा संख्या, और जब सम बन जाएगा तो आपको पता है 0 सम है, सम पूर्णांक, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ सिलेबस के बारे में आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बाकी आप लोग मन से पढ़िए, दिल से, और डे बाय डे क्लास अटेंड करते रहिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली मैं अजय आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। बाकी फाइनली चलते हैं, अब क्लास का समय समापन की ओर जा रहा है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।